जानते हैं कि मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया, पर आखिरकार सच की जीत हुई। 27 फरवरी को अदालत ने मुझे पूरी तरह निर्दोष घोषित कर दिया। सीबीआई ने तुरंत इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी और ये केस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी के सामने लगा। क्या इनके सामने मुझे न्याय मिलेगा? मेरे मन में ये प्रश्न क्यों आया? इसके कई कारण हैं कि आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगा के मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कोर्ट में मेरे विपक्ष में केंद्र सरकार की सीबीआई है और जस्टिस स्वर्णकांता जी के दोनों बच्चे केंद्र सरकार में काम करते हैं। तो किसी के भी मन में यह चिंता स्वाभाविक है कि अगर जज साहिबा के बच्चों की कमाई और उनका भविष्य सामने खड़ा वकील तय कर रहा है, तो क्या जज साहिबा उस वकील के खिलाफ फैसला कर पाएंगी? क्या अदालतें अब राजनीतिक मंच बनेंगी? एक पत्र, एक आरोप और लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा। नमस्कार। आज की कहानी किसी एक नेता की नहीं है, किसी एक अदालत की भी नहीं है। ये कहानी है उस भरोसे की जिस पर लोकतंत्र खड़ा होता है। और जब वही भरोसा सार्वजनिक मंचों से चुनौती दिया जाए, तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं, व्यवस्था की आत्मा का हो जाता है। दिल्ली की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक हाईकोर्ट जज को पत्र लिखकर कहा है कि उन्हें उस अदालत से न्याय की उम्मीद नहीं रही। उन्होंने ये भी कहा कि वह अब उस अदालत में न तो पेश होंगे और न ही अपने वकील को बहस के लिए भेजेंगे। इस फैसले को उन्होंने गांधीवादी सत्याग्रह का नाम दिया। अब जरा ठहरकर सोचिए, एक लोकतांत्रिक देश में जहां अदालतें अंतिम उम्मीद मानी जाती हैं, वहां अगर कोई बड़ा राजनीतिक नेता खुलेआम ये कहे कि उसे किसी जज से न्याय नहीं मिलेगा, तो इसका असर केवल एक मुकदमे तक सीमित नहीं रहता। इसका असर उस आम नागरिक पर पड़ता है जो अपने छोटे से केस में वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। यह मामला केवल केजरीवाल बनाम एक जज का नहीं है। यह मामला न्यायपालिका की विश्वसनीयता, राजनीतिक नैरेटिव और संस्थागत मर्यादा के टकराव का है। केजरीवाल ने अपने पत्र और बयानों में दो बड़े आरोप लगाए। पहला, जज की वैचारिक निकटता को लेकर सवाल। दूसरा, हितों के टकराव का मुद्दा, क्योंकि जज के परिवार के सदस्य केंद्र सरकार के कानूनी पैनल से जुड़े बताए गए। अब प्रश्न यह नहीं कि आरोप कितने गंभीर हैं, प्रश्न यह है कि उनका मंच क्या होना चाहिए। लोकतंत्र में अदालतों के खिलाफ असहमति दर्ज करने के रास्ते तय हैं। रिक्यूजल आवेदन होता है, अपील होती है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला होता है, लेकिन अदालत से बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया पोस्ट और सार्वजनिक पत्र, क्या ये न्याय पाने का रास्ता है या जनमत बनाने की रणनीति? यहाँ सबसे अहम बात समझनी होगी, न्यायपालिका की आलोचना और न्यायपालिका पर अविश्वास दोनों अलग चीजें हैं। अगर किसी आदेश से असहमति है, तो वह लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन जब आप एक जज की निष्पक्षता पर सार्वजनिक रूप से प्रश्न उठाते हैं, तो आप सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, उस संस्था की साख को प्रभावित करते हैं। और यही वजह है कि इस पूरे प्रकरण ने कानूनी हलकों में बेचैनी पैदा की है, क्योंकि अदालतें भावनाओं से नहीं, प्रक्रियाओं से चलती हैं। गांधी जी का नाम लेना आसान है, सत्याग्रह कहना भी आसान है, लेकिन गांधी का सत्याग्रह सत्ता के खिलाफ था, संस्थाओं को कमजोर करने के लिए नहीं। उन्होंने न्यायालयों का अपमान नहीं किया, उन्होंने अपने प्रतिरोध को नैतिक शक्ति बनाया, न कि संस्थागत अविश्वास का हथियार। अगर हर आरोपी यह कहने लगे कि उसे जज पर भरोसा नहीं, इसलिए वह अदालत में पेश नहीं होगा, तो फिर न्याय व्यवस्था का क्या होगा? क्या अदालतें फिर पक्षकारों की पसंद से चलेंगी? क्या जज की वैचारिक छवि के आधार पर मुकदमे तय होंगे? क्या न्यायिक प्रक्रिया सोशल मीडिया की अदालत में खड़ी होगी? ये सवाल सिर्फ आज के नहीं हैं, ये आने वाले समय की दिशा तय करेंगे। अब आइए राजनीति पर। आम आदमी पार्टी ने इसे साहसी फैसला बताया। पार्टी नेताओं ने इसे न्यायिक सुधार की दिशा में कदम कहा। वही भाजपा ने इसे राजनीतिक नौटंकी और संविधान का अपमान बताया। लेकिन यहाँ दोनों पक्षों की भूमिका पर सवाल उठते हैं। क्या राजनीतिक दलों को लंबित मामलों पर इस तरह सार्वजनिक टिप्पणियां करनी चाहिए? क्या न्यायिक प्रक्रिया को चुनावी बहस का हिस्सा बनाना उचित है? जब नेता अदालतों पर टिप्पणी करते हैं, तब उनके समर्थक भी उसी भाषा में बोलने लगते हैं। धीरे धीरे न्यायपालिका राजनीतिक ध्रुवीकरण के केंद्र में आ जाती है, और यह किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है, क्योंकि न्यायपालिका वह स्तंभ है जो सरकार और विपक्ष दोनों से ऊपर माना जाता है। अगर वही राजनीतिक व्याख्या का विषय बन जाए, तो संस्थागत संतुलन डगमगा सकता है। ये भी सच है कि न्यायपालिका पर सवाल उठाना पूरी तरह वर्जित नहीं है। न्यायिक पारदर्शिता और जवाबदेही पर बहस होनी चाहिए। हितों के टकराव जैसे मुद्दे गंभीर हैं और उनका संस्थागत समाधान होना चाहिए। लेकिन समाधान अदालत के भीतर खोजा जाना चाहिए, न कि राजनीतिक मंचों पर। एक नेता का व्यक्तिगत मामला अगर जन आंदोलन का रूप ले ले,
तो वह न्यायिक विमर्श नहीं, राजनीतिक अभियान बन जाता है। और लोकतंत्र में सबसे बड़ा फर्क यही है, संघर्ष व्यवस्था सुधारने के लिए हो, व्यवस्था पर अविश्वास फैलाने के लिए नहीं। आज इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? शायद उस आम नागरिक का, जो पहले ही न्याय में देरी, खर्च और जटिलता से परेशान है। जब बड़े नेता अदालतों पर अविश्वास जताते हैं, तो आम आदमी का भरोसा और कमजोर होता है। और लोकतंत्र में भरोसा टूटना सबसे बड़ी त्रासदी है, क्योंकि संविधान सिर्फ किताब में नहीं रहता, वह लोगों के विश्वास में रहता है। इसलिए आज जरूरत है संयम की। नेताओं को समझना होगा कि हर कानूनी लड़ाई राजनीतिक मंच से नहीं लड़ी जाती, और राजनीतिक दलों को समझना होगा कि अदालतें प्रचार का मंच नहीं है। संस्थाओं की आलोचना हो सकती है, लेकिन उनकी मर्यादा का संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। यह विवाद खत्म हो जाएगा, केस भी आगे बढ़ेगा, बयान भी बदलेंगे, लेकिन जो प्रश्न पीछे छूट जाएगा वह यही होगा, क्या हम असहमति को संवैधानिक दायरे में रख पाए, या हर संस्थागत विवाद को राजनीतिक तमाशे में बदल देंगे? लोकतंत्र की असली परीक्षा अदालतों में नहीं, संस्थाओं के प्रति हमारे व्यवहार में होती है। और इस परीक्षा में पास वही होगा जो अधिकार के साथ मर्यादा भी निभाए। नमस्कार। जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले